Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of March 2023. 13 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप कंटेंट देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, कि कृपया लाइक ज़रूर करिएगा। एंड जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे हमें उतना मतलब कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ेगा कि हम सही कंटेंट बना रहे हैं। जैसा कि मुझे पता है कि अगर आप ये कंटेंट देख रहे हैं तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं PIB, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह की न्यूज़ आइटम्स ला लेता हूँ। और टाइमिंग में मत जाइए। अगर 20-25 मिनट का भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। आई होप यू गॉट दैट। तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड इसको 500 लाइक दिलवाओ यार इस वीडियो को, है ना। तो 500 लाइक्स आई थिंक एवरीवन मस्ट लाइक, है ना। तो प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1921 अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत लाया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द डेप्यूटी स्पीकर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट फ्रॉम सच अ सिटिंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द डेप्यूटी स्पीकर। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2, 3। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जॉइंट सिटिंग को भी हिट करता है, अगर स्पीकर ना हो तो रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस भी होता है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सही है। और 1921 में इसका बना था। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आप सबको याद होगा। ही वॉज द डेप्यूटी स्पीकर जिनको अपॉइंट किया गया था 1921 के टाइम पे जब ये पोस्ट बनी थी, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। इट इज़ द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द UNSC कैन रिफर टू द सिचुएशन केस टू द ICC बाय ग्रांटिंग ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि UNSC रिफर कर सकती है द सिचुएशन और केस टू द ICC बाय ग्रांटिंग ज्यूरिसडिक्शन। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन दिस। तो अब इसको देख करके सोच करके बताइए। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नन। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया मेंबर भी नहीं है। इट इज़ द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, है ना। और UNSC कैन रिफर सिचुएशन केस टू द ICC, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल है निसार के रिगार्डिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट के लिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ कोऑपरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा। एंड दूसरा कह रहा है, निसार इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन दैट विल कलेक्ट राडार डेटा इन 2 माइक्रोवेव बैंडविथ रेंजेस। तो ये आपको बताना है कि सही की गलत। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नासा और इसरो के बीच का कोऑपरेशन है। आप लोग को कल भी मैंने बताया था कि निसार में 2 बैंड है, एक L बैंड है और एक S बैंड है। L बैंड नासा ने प्रोवाइड किया है, S बैंड इंडिया ने प्रोवाइड किया है। तो 2 बैंड में तो ऑब्वियसली बात है 2 माइक्रोवेव बैंडविथ रेंजेस में कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और 12 दिनों मैंने आपको ये बताया था कि 12 दिन में ये पूरे उसका मतलब वो एनालिसिस कर लेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। आपसे कुछ बना होगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ पार्ट में आते हैं। एक जो पहली न्यूज़ है, एक MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME हैज़ लॉन्च्ड MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। तो ये देखिए, हम आ गए सीधे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की वेबसाइट पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। लीन मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे अगर आप देखो, द स्कीम इज़ बेसिकली अ बिजनेस इनिशिएटिव टू रिड्यूस वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें वेस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग में वो कम करना है, मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट को कम करना है ना। लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम है ये। लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम, है ना, याद रखिएगा। एंड द बेसिक एम इज़, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, द बेसिक एम इज़ टू रिड्यूस वेस्ट, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रैक्टिसेस बाय इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस, to inculcate good management systems, to imbibe a culture of continuous improvement,
ठीक है ना। लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम जो है इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड एज अ पायलट फेज 2009 फॉर 100 मिनी क्लस्टर्स। 2009 में स्टार्ट किया गया था, 11th 5 ईयर प्लान चल रहा था तब इसको स्टार्ट किया गया था, है ना। इसको याद रखिएगा। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो थी उसको सेलेक्ट किया गया था एज नेशनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ठीक है ना। तो ये की इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। एंड टारगेट ग्रुप इसका जो है केवल मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है। तो लीन स्कीम के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर इट। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग रेड टाइड। तो रिसेंटली रेड टाइड अकर करी कहाँ पे, कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में अकर करी। एंड इट जनरली डिसअपियर्स बाय स्प्रिंग तक ये डिसअपियर हो जाती है। रेड टाइड बेसिकली क्या है, कैसे है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दूं। रेड टाइड इज एक्चुअली एल्गल ब्लूम। रेड टाइड इज नथिंग बट एक्चुअली अ एल्गल ब्लूम। एंड द ओशन प्लांट्स लिविंग इन द सी दे ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड कॉज अ ब्लूम। वो अनकंट्रोलेबली ग्रो कर जाते हैं और ब्लूम टाइप की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एंड द ब्लूम इज कॉज्ड बाय रेड कलर्ड एल्गी एंड दैट इज नोन एज द रेड टाइड। इट इज़ हार्मफुल टू फिश, मैरीन मैमल्स एंड हार्मफुल टू द ह्यूमन्स एज वेल। अगर आप उसमें जाके नहाने लगेंगे तो आपको इरिटेशन, रैशेज, इरिटेटेड आइज एंड बर्निंग सेंसेशन होगा। ये जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है ना, ये रेड टाइड का ही है। दिस इज़ एक्चुअली द रेड टाइड फोटोग्राफ, है ना। इस तरीके की ये एल्गल ब्लूम हो जाता है। एंड दिस इज़ अब दिख रहा होगा आपको फ्लोरिडा कोस्ट का। अगर आपको मैप देखना है तो दिस इज़ हाउ द फ्लोरिडा एक्चुअली लुक्स, है ना। एंड अगर आप वाटर बॉडी देखो तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा होगा, है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको के इधर साइड आपका लाई करता है फ्लोरिडा कोस्ट। दिस इज़ एक्चुअली द, अगर आप देखें तो दिस इज़ एक्चुअली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। ईस्टर्न पार्ट है यूएसए का, है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ये जैक्सन विले है, उसी के नीचे वाला पार्ट याद रखिएगा, पूरा ये आपका फ्लोरिडा कोस्ट का ही पार्ट है। और यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ फ्लोरिडा भी दिखेगा। दिस इज स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। एक्चुअली जब आप यूएसए का मैप देखेंगे तो समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा ऐसा दिखता है ना, ये इस तरीके से दिखता है, ये है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसा रहता है। दिस साइड इज़ एक्चुअली फ्लोरिडा, दिस साइड इज़ फ्लोरिडा, है ना। और ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। तो ये रही बात रेड टाइड की। एंड इट इज़ एन एल्गी, टॉक्सिक एल्गी है। एंड इट इज़ टॉक्सिक एल्गी स्पीशीज़, इसको कहते हैं कैरेनिया ब्रेविस। याद रखिएगा, इस टॉक्सिक जो ये स्पीशीज़ है ना, टॉक्सिक आपकी एल्गी की, इसको बोलते हैं कैरेनिया ब्रेविस, ठीक है ना। एंड इट अकर्स व्हेन द एल्गी मल्टीप्लाई इन लार्ज नंबर्स एंड फॉर्म ब्लूम्स रिजल्टिंग द वाटर टर्निंग रेडिश ब्राउन वाटर को टर्न करते थे। कैरेनिया ब्रेविस नाम ज़रूर याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? हुबली स्टेशन। याद रखिएगा, हुबली स्टेशन में। कर्नाटका के लिए काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। अब इलेक्शन का टाइम है भाई, ऑब्वियस सी बातें होगी सारी चीज़ें। तो ये हुबली स्टेशन में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया था कल अय्या वैकुंड स्वामिकल को, अय्या वैकुंड स्वामिकल। एंड ही वॉज अ थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। याद रखिएगा, ही वॉज अ थिंकर एंड अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। एंड श्री अय्या वैकुंड स्वामिकल की बर्थ एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। ही डिवोटेड हिमसेल्फ इन सर्विंग अदर्स एंड नर्चरिंग द सोसाइटी that is inclusive and just. He undertook numerous efforts to empower the downtrodden as well, and his thoughts keep inspiring people across the generations. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लीन मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है क्या है, कैसे है। ये एमएसएमई की कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए लाया गया है। एंड इसमें थोड़ा सा एक लीन स्कीम का एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बताना ऊपर रह गया था कि इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 90% ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फीस एक्सेट्रा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। एंड प्लस एडिशनल 5% और देगा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट, है ना, विच इज़ देयर। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक द सोसाइटल वैल्यूज। सेंटर ने, अब देखो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एक सेम सेक्स मैरिज के लिए एफिडेविट वो गया था, पिटीशन गया था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा था कि भैया आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए उनको एफिडेविट जमा करने के लिए कहा था।
अब सेंटर जो है उसने अपने एफिडेविट में कहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो सही नहीं है, बिकॉज मैरिज इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग, है ना। मैरिज इज़ एक्चुअली अ यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन एंड इट्स अ होली यूनियन, इट्स अ सैक्रामेंट एंड संस्कार इन इंडिया। इंडिया में ये सैक्रामेंट है, इंडिया में एक संस्कार है, and the institution of marriage has a sanctity attached to it, and in major parts of the country it is regarded as a sacrament, a holy union and a sanskar, ठीक है ना। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन आर कंट्री डिस्पाइट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन, मैरिज नेसेसरली डिपेंड्स अपॉन एज ओल्ड कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, कल्चरल ईथोस एंड सोसाइटल वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस एफिडेविट केम इन रिस्पॉन्स टू द पिटीशन विच वॉज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, है ना। सेम सेक्स मैरिज को सोलेमनाइज करने का मतलब जो पिटीशन था उसको सुप्रीम कोर्ट उसको विचार कर रहा था, एंड दैट सोलेमनाइजेशन अगर होता है तो वो किसके अंदर होगा, स्पेशल मैरिजेज एक्ट 1954 के अंतर्गत होगा, विच प्रोवाइड्स अ सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉज। तो जो लोग अपने पर्सनल लॉज के अंतर्गत मैरी नहीं कर पाते उनके लिए एक सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज प्रोवाइड कराता है स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है ना, 1954 का है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि केवल और केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स डिक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन नवतेज सिंह जौहर वाले केस में, एंड इट इज़ नॉट लेजिटिमाइजिंग द मैरिज एंड ऑल, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। हैप्पीनेस करिकुलम आप सबको पता है दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, हैप्पीनेस करिकुलम मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र टू लॉन्च सेकंड फेज ऑफ जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट। तो जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है, इट्स अ ड्रॉट प्रूफिंग स्कीम। याद रखिएगा जो महाराष्ट्र रीजन है, स्पेशली जो मराठवाड़ा और ये सब पार्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल स्कैर्सिटी है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा पानी कमी रहती है। तो जलयुक्त शिविर जो है, जलयुक्त शिविर, ये याद रखेगा, ये महाराष्ट्र की स्कीम है, एंड दिस एक्चुअली अ ड्रॉट प्रूफिंग स्कीम ऑफ महाराष्ट्र। हालांकि ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि कैग ने इसके ऊपर काफ़ी फ्लैग किए थे। कैग ने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान में जा रही है और बहुत ज़्यादा इसमें पैसा वेस्ट किया जा रहा है। वेस्ट किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है ये तो गवर्नमेंट ही जानेगी। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। यहाँ पे एडिटोरियल में देखो, आज कोई भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कोई भी एडिटोरियल सही नहीं लगा। केवल एक ये आर्टिकल था जिसमें वही फैक्ट है कि ईरान और सऊदी अरेबिया एक होने लगे हैं। बाकी मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा, है ना, इसमें भी नहीं लगा। सेफ हार्बर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सेफ हार्बर मैं आपको एक बार कंसेप्ट बताता हूँ। सेफ हार्बर का मतलब देखो क्या होता है। सेफ हार्बर का मतलब है ये एक्चुअली आईटी एक्ट के अंतर्गत का सेफ हार्बर है, कोई ये शिप वाला सेफ हार्बर नहीं है। तो आईटी एक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो ट्विटर है, ट्विटर में आपने कोई ऐसी चीज़ पोस्ट कर दी जो कि जिस कारण से कई लोगों के ऊपर रिस्क आ गया। अब इसके लिए लोग ट्विटर को जिम्मेदार ठहराएं, ऐसा मतलब यूएसए में एक सेफ हार्बर लॉ है जो कहता है कि भैया जो इंटरमीडियरीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे किसी चीज़ के, मतलब इंटरमीडियरीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। तो अब ये सेफ़ हार्बर जो था ये एक्चुअली वहीं से इनिशिएट हुआ था, यूएसए में था ये सेफ़ हार्बर लॉ, जो आईटी में बेसिकली प्रोटेक्शन देता है इंटरमीडियरीज़ को कि भैया ठीक है, अगर कोई इस तरीके की चीज़, फेक चीज़ या कोई इस तरह का कंटेंट आता है जो कि नुकसानदायक है, तो वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 का एक्ट है, यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 का, और ये यूएसए से ही आया था। तो लेकिन इंडिया में अब इसको दोबारा से देखा जा रहा है कि क्या ये सही है या नहीं है, तो इसके ऊपर अब देखते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन सेफ हार्बर इज़ एट रिस्क नाउ, है ना। और रेगुलेशन जो है नेट इंटरमीडियरीज़ का मस्ट नॉट इन्वॉल्व एनी अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो नए चेंजेस आने वाले हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ मत डाल देना कि अनरीजनेबल हो जाए। एडल्ट्री एज मिसकंडक्ट एंड जुडिशियल म्यूजिंग्स। तो यहाँ पे बात चल रही है एडल्ट्री को, जो कि एडल्ट्री वाज डीक्रिमिनलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट। तो बस मैं आपको मेन जजमेंट बताना चाहता था, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, आप जान लीजिए कि लैंडमार्क जजमेंट था जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। याद रखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछता है कि जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस किसका है, तो ये है रिगार्डिंग द एडल्ट्री। सेक्शन 497 ऑफ द IPC अलॉन्ग विथ सेक्शन 198 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 497 ऑफ IPC, 198 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था ऑन द प्रीमाइस दैट दीज प्रोविजंस वर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो 15, 14 एंड 21 को वायलेट करता है, इस कारण से इसको हटा दिया गया था। सेक्शन 497 ऑफ द IPC एंड सेक्शन 198 ऑफ द CRPC, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का क्या है। अब आप सबको पता है कि अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ पर्सनस। सुप्रीम भैया पार्लियामेंट के पास पावर है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सनस की, जैसे कि मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, इन सबको, ताकि वो अपना प्रॉपर डिस्चार्ज कर सकें ड्यूटीज़ का, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑल। अगर कोई फंडामेंटल राइट है तो उसको एब्रोगेट किया जा सकता है फॉर सम स्पेशल कैटेगरीज। तो यहाँ से कई लोग बोल रहे हैं कि द कोर्ट रिसेंटली, विदाउट गोइंग इनटू द नुआंसेस एंड रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द स्पेशल लेजिस्लेशन, दैट इज द आर्मी एक्ट और सिमिलर स्पेशल एक्ट, सेड दैट द जोसेफ साइन it was not at all concerned with the effect and operation of the relevant provisions, and it is not as if the court approved of adultery. The court further added that it found adultery as a moral and civil wrong and a ground for securing dissolution of marriage. With these observations, the case was disposed of. तो ये केस गया था एक्चुअली कि आर्मी एक्ट और इन सब में क्या वहाँ के लोगों के लिए इसको थोड़ा सा एक्सक्लूड किया जा सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो न्यूज़ में थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड ये आपको समझ में आ गया होगा मे बी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। द राइज ऑफ द ESG रेगुलेशंस। तो अब यहाँ पे ESG रेगुलेशंस इंडिया में राइज में है। अब सबसे पहला सवाल तो आपके हैं कि ESG रेगुलेशंस हैं क्या। तो ESG स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रेगुलेशंस। एंड ये कैसे अलग होते हैं CSR से। तो इंडिया में एक रोबस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर है, पॉलिसी दैट मैंडेट्स द कॉर्पोरेशंस इंगेज इन इनिशिएटिव्स दैट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इंडिया में CSR के प्रोविजंस कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में CSR के प्रोविजंस ऐसे हैं कि जो कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा का है और जिनका टर्नओवर मिनिमम टर्नओवर 1000 करोड़ का है और या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है। ठीक है ना, तो नेटवर्थ 500 करोड़ की, ठीक है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ का, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का इन एनी गिवन फिनेंशियल ईयर, तो आपको कम से कम 2% आपके नेट प्रॉफिट का, आपको कम से कम 2% आपके नेट प्रॉफिट का प्रीसीडिंग 3 ईयर के एवरेज का निकाल करके वो आपको CSR के रूप में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ESG रेगुलेशंस ऑन द अदर हैंड डिफर इन प्रोसेस एंड इम्पैक्ट। ठीक है ना, ESG रेगुलेशंस थोड़ा अलग होते हैं, इनका इम्पैक्ट अलग होता है। ठीक है ना, जैसे UK में मॉडर्न स्लेवरी एक्ट फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स कंपनीज विद बिजनेसेस इन UK and with the annual sales of more than 36 million pound to publish the efforts they have taken to identify and analyze the risk of human trafficking, child labor, debt bondage in their supply chain। तो अब देखो कितना अलग है, ये ESG रेगुलेशन में आएगा। बेसिकली इसमें उन्होंने ये कहा कि आपको ये एफर्ट लगाने हैं कि आपको ये देखना है कि क्या रिस्क है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, चाइल्ड लेबर के या डेट बॉन्डेज के उनके सप्लाई चेन में। इसके अलावा जैसे एस्टैब्लिश इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर, आपको कंपनीज को इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। इवैल्यूएट करना है सप्लायर का कंप्लायंस, ट्रेन करना है सप्लाई चेन मैनेजर्स को रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज एंड ऑल। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एंड ESG रेगुलेशन उसको थोड़ा और ब्रॉड बना देते हैं, CSR को और थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है इंडिया में भी ESG की ज़रूरत है और अभी आपने देखा होगा ESG रिक्वायरमेंट्स के कारण ही काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है जो इंक्रीज़ हुआ है इन्वेस्टिंग डिमांड बाय इन ESG, है ना, और इन्वेस्टर्स ESG रिस्क्स को भी पूछ रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सेबी की एक रिपोर्ट आती है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, उसका भी उन्होंने पैटर्न चेंज किया है जिसमें ESG के इम्पैक्ट को भी वो हाईलाइट कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो कंपनीज बेसिकली दैट विश टू मैक्सिमाइज देयर अपॉर्चुनिटीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी नीड टू एम्ब्रेस दीज न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड एडजस्ट देयर ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंगली एंड फर्दर लेजिस्लेशन रिगार्डिंग ESG आर लाइकली। बहुत जल्दी ही ESG के रिगार्डिंग लेजिस्लेशन आ सकता है एंड इसी कारण से देखा जा सकता है कि इंडिया का रोल भी ग्लोबल क्लाइमेट फोरम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा।
राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल, अब राजस्थान जो है एक राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आया जिसमें उन्होंने ये कहा है द लेजिस्लेशन इज इफ पास्ड विल प्रोवाइड मैंडेटरी फ्री एंड अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड लेबोरेटरीज। जो ये लेजिस्लेशन अगर पास हो गया तो इट विल प्रोवाइड मैंडेटरी फ्री एंड अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड लेबोरेटरीज बोथ टू द पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स ऑब्जेक्ट टू द बिल साइटिंग दैट इट इज हेस्टली ड्राफ्टेड। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि भाई हम कैसे फ्री में दे पाएंगे, ये हेस्टली ड्राफ्टेड है एंड इग्नोर्स द ग्राउंड रियलिटीज एंड मेनी टाइटन नॉर्म्स इन एन ऑलरेडी ओवर रेगुलेटेड फील्ड। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि ऑलरेडी ओवर रेगुलेटेड फील्ड है, ये बिल बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया है, ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करके बनाया गया है, ये इलेक्शन को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे देखो अगर सेक्शन 3 देखोगे राइट टू हेल्थ बिल का, इट लेज डाउन 20 राइट्स अ स्टेट रेजिडेंट विल बी इंटाइटल्ड टू, इंक्लूडिंग राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड टू रिसीव ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, एज, जेंडर एक्सेट्रा। क्लॉज 4 अगर आप देखेंगे बिल का तो इट शिफ्ट द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो एडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट को दे दी गई। क्लॉज 4 मैंडेट करता है दैट गवर्नमेंट डेवलप अ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी ऑफ फॉर हेल्थ इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द सिस्टम अक्रॉस रीजन्स, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू हेल्थ गारंटी करता है, तो बहुत ही एक अगर आप देखें तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत, बहुत एक्सप्लिसिट तो नहीं है लेकिन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर्स आर नॉट इन वेरी फेवर ऑफ राजस्थान बट दिस इज हाउ इट इज। साइंटिस्ट डिवाइस ग्लोस्कोप टू ब्रिंग फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी टू स्कूल्स। सबसे पहले तो ऑथर ने यहाँ पे पहले फोल्ड स्कोप के बारे में बताया कि जो 400 रुपये का फोल्ड स्कोप आता था उसने बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स को फेल कर दिया और 400 रुपये में लोग जो माइक्रो लेवल है उसको देखना शुरू कर सकते थे, है ना। तो ये चीज़ हुई थी कब, फोल्ड स्कोप के आने के कारण। फोल्ड स्कोप एक तरीके का माइक्रोस्कोप होता है जो कि पेपर से बनता है, पेपर एंड उससे बनता है और इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल तक का। अब जो विनोना स्टेट यूनिवर्सिटी मिनेसोटा है उसने क्रिएट किया ग्लोस्कोप विच इज़ अ डिवाइस दैट कैन डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। अब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होती क्या है, पहली चीज़ तो जैसे एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है ना, इट कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट बाय स्टडिंग हाउ इट एब्जॉर्ब, मतलब ये एक तरीके का फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है याद रखिएगा। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जो कि ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकता है अबाउट हाउ इट एब्जॉर्ब्स, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स एंड हाउ इट स्कैटर्स द विजिबल लाइट। मतलब ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लेवल में जब आप किसी चीज़ को देखेंगे तो वो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस तरीके से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड किस तरीके से वो विजिबल लाइट को स्कैटर कर रहा है। एट फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो है इट व्यूज एन ऑब्जेक्ट बाय स्टडिंग हाउ इट री एमिट्स लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज हाउ इट फ्लोरेसेस एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। जब भी किसी लाइट ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है आप सबको पता है तो उसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है, कुछ वेवलेंथ उसमें स्कैटर होती है, वो फिर वो री एमिट करता है इस हायर वेवलेंथ को, डिफरेंट कलर री एमिट करने लगता है। तो यही जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, इनको फ्लोरोफोर्स बोलते हैं, फ्लोरोफोर्स पार्टिकल बोलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट बेसिकली इस फ्लोरोफोर्स से भरा हुआ होता है ना, इसी कारण से वो एमिट करता है, लाइट एमिट करता है, दूसरे कलर की लाइट कई बार दिखती है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ऑब्जर्व करनी है तो आपको ये आपका ग्लोस्कोप जो है उसमें काम आएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उसमें है और CECA इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जल्दी साइन हो सकता है, तो लेट्स सी कि कितने जल्दी ये साइन होगा। और अब यहाँ पे इंडिया जो है वो चुप है ऑन बीजिंग्स रोल इन सऊदी अरेबिया ईरान डील। सऊदी अरेबिया ईरान की डील हो गई है, आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया ईरान एग्रीमेंट साइन किया है और बीजिंग में जा कर के किया है। और जब तक ये साइन नहीं कर लिया तब तक कोई भी इसकी न्यूज़ नहीं आई थी बाहर, है ना। तो ये चाइनीज़ लीडर वैंग यी को आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ वैंग यी, है ना। तो दिस इज़ वैंग यी और ये जो न्यूज़ है इसमें इंडिया के लिए तो ऑब्वियस बात है डिस्क्वाइट है, क्योंकि चाइना का अगर रोल बढ़ेगा, चाइना अगर ईरान और सऊदी दोनों को करीब लाएगा तो इंडिया फिर क्या करेगा, है ना। तो इंडिया इज़ थोड़ा लैगिंग बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस।
और आगे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है कि नहीं। मोर बिल्डिंग सेट टू अचीव नेट ज़ीरो वेस्ट। अब जो अपकमिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं कंट्री के, दे विल हैव टू मैंडेटरली इंश्योर नेट ज़ीरो वेस्ट, एंड उनको नेट ज़ीरो वेस्ट इंश्योर करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि उनका जो लिक्विड डिस्चार्ज है वो पहले ट्रीट हो, उसके बाद रिलीज़ हो, ठीक है ना। और इसके अलावा नेट ज़ीरो वेस्ट मतलब होता क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिकवर द वेस्ट स्ट्रीम स्लज एंड कन्वर्ट देम इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ताकि ज़ीरो सॉलिड वेस्ट इज सेंट टू द लैंडफिल्स, है ना। ये दोनों चीज़ समझ लीजिए, लिक्विड वेस्ट मर्ज नहीं होना चाहिए, ट्रीट होना चाहिए, और सॉलिड वेस्ट भी लैंडफिल्स में नहीं पहुंचना चाहिए। तो आपको रिड्यूस, रीयूज़, रिकवर करना है, वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट कर लो, जो भी कर लो आपको, मतलब ये है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है सून एक डायरेक्टिव निकालने वाला है, ताकि नेट ज़ीरो वेस्ट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बिल्डिंग बायलॉज इन सबको मानना ज़रूरी है ना। और इसके अलावा मिनिस्ट्री इंटीग्रेट करेगी सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन को भी इनटू द बायलॉज, ताकि सेप्टिक टैंक्स बेसिकली जो है उसमें किसी इंसान को ना घुसना पड़े। मैन होल से मशीन होल, अब बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट मैन होल टू मशीन होल स्कीम, and this will eradicate the manual scavenging, है ना। man hole to machine hole which will eliminate the manual scavenging, ठीक है। तो I hope you got clarity regarding that as well. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.